जगदीप सिंह, क्षेत्रीय निर्देशक प्रभावी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, भारत एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की उदयपुर क्षेत्रीय निर्देशालय से आज श्रमिक शिक्षा स्थापना दिवस मनाया और साथ साथ हमने हिंदी दिवस को भी आयोजन किया, जिसमें हिंदी की महत्ता के बारे में, उसको कैसे हमारे आम जीवन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू कर कर आम बोलचाल को बढ़ावा देने के बारे में लोगों को इसके ऊपर उनको प्रेरित किया। तो जहाँ तक ये केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जो अभी उनका रीनेम, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड बनाया गया, ये 16 सितंबर 1958 से पूरे भारत में कार्य कर रहा है, जिसके 50 क्षेत्रीय निर्देशालय हैं। ये जो सोच थी उस टाइम, जो लेबर मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्हों के ये दिमाग की सोच में पैदा हुआ कि जो श्रमिक हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, सरकार की या अन्य जो उनके हक हकूक़ हैं उनके बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। तब ये बोर्ड का जो निर्माण किया गया, इसका आज जो हम 65 के बाद 66 स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरे भारत में इसको मनाया जा रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद था उस टाइम, जो प्रभाव लगता है, तू क्या मेरी मदद करेगा, अपनी वाइफ की मदद करेगा, कहता है यदि आप अगर कहते हैं तो मैं। उसके बाद उस लड़की को मैंने बोला कि आप प्राइवेटली फीस भर दो। 10वीं में थी वो, 10 पास थी। उसके बाद उसने +2 में 83% नंबर लिए। उसके बाद मैं उसको गाइड करता रहा, मेरे साथ काम भी करने लगे, क्योंकि जो भी वर्कर हमारे साथ काम करता है हम उसको 1000 रुपया पर प्रोग्राम भी ऑनरेडियम देते हैं। साथ में उनको गाँव जाने का मौका मिला, व्यक्तित्व उनका बढ़ता गया। फिर उसके बाद उसने कहा सर अब मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, परमानेंट चाहिए। मैंने कहा परमानेंट नौकरी तो आजकल सरकार वैसी बंद कर रही है, कोई बात नहीं, आप में जज्बा है, हौसला है, वो भी मिल जाएगी। फिर उसने मैंने कहा अगर जल्दी चाहिए, +2 तो आपकी हो गई है, अब ईटीटी कर लो। मैंने टीचर कहती मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैंने बीएड करो, बीएड करने के बाद आपको 3 साल लगेंगे, 1-2 साल का कोर्स 5 साल लगेंगे, 5 साल कौन वेट करेगा, मैं तो बच्चा भी इतना बड़ा हो गया, आपको मुझे जल्दी नौकरी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने फिर ईटीटी की और पहले साल वो कॉलेज में से सेकंड टाइम वो फर्स्ट आई, और उसके बाद वो पब्लिक जो स्कूल है गुरु नानक पब्लिक स्कूल, उसमें टीचर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का करवाया, कोई एमएलए भी बनाए, प्रधान भी बनाए, इवन यूनियन के सदस्य भी बनाए मैंने। लेकिन उनको एक ही बात छोड़ी है, अगर कुछ करना चाहते हो उसको यहाँ बिठा दो, उठते बैठते सोते जागते उसी के बारे में सोचो, जिंदगी आपके हाथ में आए, कर लो दुनिया मुट्ठी। तो आज मैं इस शुभ अवसर पर आप लोगों का बहुत ही जियाया करता हूँ, और मुझे आशा है कि जो बातें हम आप लोगों के बीच रखते हैं, क्योंकि मेरे सिपाही है ना, आजकल मैडम भी सोल्डर बन गई हमारी, ये हमारे को पूरा साथ देती हैं। जैसे ग्रामीण में जाते हैं जहाँ असंगठित वर्कर के लिए हमारे प्रेस के व्यक्ति भी, ये भी कभी कभी हम सर्वे चौपाल भी करते हैं, यहाँ मजदूर एक चौराहे पे अपना रोजगार की तलाश करते हैं, वहाँ भी उनको हम सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, है ना, जहाँ उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जहाँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो, जहाँ अभी जो विश्वकर्मा स्कीम है जो लॉन्च की है सरकार द्वारा, उसके बारे में हो, या अन्य और बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। तो उन सब के बारे में हम अपने उन वर्कर्स को, जो जहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचता है, उस चौराहे में उस गर्मी में हम वहाँ पहुँचकर उनको ये सारी जानकारी देते हैं, ताकि उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सके, वो ले सकें। तो यही हम चाहते हैं कि आज आप हमारी इस संस्था की कड़ी, तो पहले से कुछ लोग नए जुड़े हैं, बच्चे नए जुड़े हैं, तो इनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत छोटा है, इसी जीवन में सब कुछ करना है, अगला जीवन आपको नहीं मिलना। मैं कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार तो इंसान हूँ, ये मानिए। इंसान होकर इंसानों की प्रवृत्ति अवश्य रख लें। अगर इंसान होकर भी संवेदनशील नहीं है,
इंसान होकर भी आप दूसरों की चिंताओं में चिंतित नहीं है, ऐसे आदमी का मर जाना बेहतर है। ऐसे आदमी का मर जाना ही बेहतर है, जो दूसरों की जिंदगी को सिर्फ दुख दे सकता है, उनके दुख बढ़ा दे। बहुत ही बढ़िया जीवन है, इतना बढ़िया जीवन है, कुछ करके ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। दुनिया रोकती है, अरे यार भगवान ने बहुत बुरा किया, लेकिन यदि बुरा करके जब अच्छा होता है जल्दी उठ जाइए आदमी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा बोलते हो, जैसा बोलते वैसा काटो। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ बड़े बड़े लोग अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को भीतर एक जिज्ञासा पैदा करते हैं, चेतना पैदा करते हैं, उनके भीतर एक जुनून पैदा करते हैं। तो मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मेरा काम भी यही है कि मैं लोगों को एक सही दिशा, क्योंकि दिशा एंड क्रिया, एक्शन और डायरेक्शन दोनों सही हो जाए, तो मेरा ख्याल दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपके भीतर समोया नहीं जा सकता, आप उसको बड़े आसानी से हासिल। तो जीवन आपको मिला है, बढ़िया जीवन है, इसमें कभी निराश मत होइए। हाँ, कभी कभी होता है, बड़े बड़े लोगों को होता है, बड़े बड़े उपाधियों में बैठे बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को भी मिलता है, लेकिन वो उससे उभरते हैं। दबने वाले कभी नहीं दबते उभरने से। जब हौसला होता है तो पत्थर को कहते पाड़ कर भी दरख्त उग जाया करते हैं। यदि आपके मन में कुछ जोश है, कुछ करने की तमन्ना है, कुछ आपने एहसास है कि जीवन बहुत आगे लेकर जाना है, तो फिर हम हर काम में, हर चीज़ में आगे बढ़ते जाएं। तो मैं अभी हमारे जो मेन आज के मुख्य अतिथि हैं उनका हम वेट कर रहे हैं, और जैसा भी प्रदीप शर्मा जी जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं वो भी रास्ते में है, अभी आ जाएंगे। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम हमने इसीलिए प्लान किया था कि चलो हमारा स्थापना दिवस है, कुछ ना कुछ पहले तो थे कहते भी नहीं करना, लेकिन कल 2 बजे मुझे ये लेटर मिला। फिर भी आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ, और मेरे एक बुलावे में आप सभी लोग आए, मैं आपका ऋणी हूँ। आप जब चाहो जैसे चाहो मैं आपकी इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और इतनी भी छोटी नहीं है। अगर ये छोटी ज़िंदगी होती है ना, ये देखिए 1 सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाए। 1 सेकंड में छोटी सी गलती जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है, और एक क्षण ही आदमी को बदल के सितारा बना सकती है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि उन क्षणों को आप किस तरीके से, किस नजरिए से उसको आप मानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आइए सर, वेलकम। अभी जिस घड़ी का इंतजार है वो अभी घड़ी खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आज हमारे बहुत ही आदरणीय जज साहब का प्रदीप शर्मा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का प्रोग्राम में दिया करता हूँ, और इनका हम भक्तों से स्वागत करते हैं। और प्रवक्ता जी आइए, आइए मेरी सर, बेटा सर कोई बात नहीं। जी मेरे को काम करने का मौका मिला। जज साहब एक ऐसे शख्सियत है जो वर्कर्स को तवज्जो देते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर है या लीगल अथॉरिटी है, उनके बारे में ये काम करते हैं और लोगों को न्याय देना इनका काम रहता है। और मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। और ये मेरे प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम में आए हैं, और बड़ा ही एक मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि नहीं तो बोलते अरे यार कौन जाएगा वर्कर के बीच में, गर्मी में भी बैठे, बिना पंखे से भी हम बैठे। तो दिस इज द पर्सनैलिटी, जोरदार एक ये छोटी बात नहीं। देखिए इनके बच्चे भी जो अभी जज बने हैं वो भी मेरे प्रोग्राम में आए, तो उनके साथ भी हमारे एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्योंकि ये जो एक संस्था है जो पूरे देश में जिसको गर्व करना है, क्योंकि यही एक संस्था जहाँ अरे यहाँ विश्वास खत्म होगा तो कहीं कोई विश्वास नहीं रहेगा। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट के भीतर लोगों का जो विश्वास है, अगर वो टूट जाए तो मैं नहीं समझता फिर हम कभी, क्योंकि ज्यादातर हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आई विल सी यू इन द कोर्ट,
ज्यादा उसके लास्ट हथियार हमारे आदरणीय जज साहब है, तो मैं पूरा इनसे इत्तेफाक रखता हूँ और ये भी मेरे को इस बात की गवाही देते हैं कि हम जितना कर सकें खासकर वर्कर्स के लिए उनकी लीगल अथॉरिटी को कोई अनसेसरी कोई अपना पेमेंट का भुगतान नहीं करते हैं या कोई ऐसी कोई उनकी लीगल डिफिकल्टी है, तो ये फ्री लीगल एड्स भी देते हैं वर्कर्स को उनकी सपोर्ट के लिए कि वो अपने हक के लिए कम से कम लड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने इस सर आज जो हमारा 66 वर्कर एजुकेशन फाउंडेशन डे है उसके ऊपर आपका न्याय करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही बहुमूल्य समय से निकाल कर आज हमारे को इस प्रोग्राम की जो मंच की है वो शोभा बढ़ाई है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत बताता हूँ। मेरी बाइक ना, मैं जब अधिकारी बना बतौर शिक्षा अधिकारी में भर्ती हो गया, 25 साल का था, सबसे छोटा अधिकारी था। 26 साल में मैं अपने पापा को बोला, मम्मा को बोला मेरी शादी करो। कहते भाई जाती है, मैंने कहा हो क्या, तो नौकरी मिल गई अब शादी तो होनी चाहिए। कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने अपना कोई लोगों को बोल रखा तो लड़की मिल गई मुझे। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मेरी वाइफ जस्ट सिंपली +2 होनी चाहिए। रीजन मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि +2, अरे तू बड़ा अधिकारी है, कम से कम नौकरी वाली ले ले, ये कर ले बोल। मैंने कहा नो, मुझे सिर्फ एक +2 महिला लड़की चाहिए जो मुझे, मेरे बाप को, मेरी माता जी को मदद कर सके, और कुछ नहीं है। क्योंकि उससे तो छोटी उसकी तो शादी चली जाएगी, तो हम 3 लोग होंगे, एक आधा बच्चा होगा। चलिए, इतने में हमें लड़की मिली, लड़की से शादी हो गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं सबसे काला था। मैंने कहा भैया आप तो इतनी सुंदर हो, मैं काला पीला काला ये मैं नहीं सुनूंगा, अब सोच ले अभी मना हो सकता है सबको। मैंने पर्सनली मीटिंग की, चलो बढ़िया हो गया, शादी हो गई। अब उसके बाद हमारी शुरुआत कैसे हुई, मैं जिंदगी के बारे में कुछ समझ देता हूँ लोगों को। फिर वो कहती, जब मेरी शादी होगी, कहती थी ऐसे रहोगी गाँव में, मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बना रही थी खाना, ऐसे ऐसे रोटी की डेली, क्योंकि वो भी अफसर की बेटी थी। वो फॉरेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट अफसर होता उसकी बेटी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आती, मैं अपनी माता जी की करनी थी। मैंने कहा माता जी इसको थोड़ा टाइम दिलाएंगे, इसको आता नहीं है सिखाएंगे। चलो वो भी हो गया। उसके बाद मैं को जल्दी जल्दी आप चंडीगढ़ में एक घर ले लेना, मैं यहाँ नहीं रखूँगा। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र तो रखो। मैं गया, 2 महीने बाद उसको ले गया। जुलाई का महीना था। मुझे बोलती है जी मुझे तो पढ़ना है। मैंने कहा क्या बोला? कहती मुझे तो पढ़ना है। मैंने कहा पहले पढ़ के आती बीबा, अब क्या पढ़ाई की जरूरत है? तुमको एक अच्छा वाला आदमी मिल गया, आपकी जो जरूरतें पूरा करेगा, अच्छा घर दे दिया, सबको मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है, आपको कहे की जरूरत है पढ़ाई की? कहती नहीं मुझे तो पढ़ना है। एक सवाल बोला, मेरे को क्या बोला? कहती आप मुझे प्यार नहीं करते हो? मैंने कहा यार ये तो कोई पूछने वाली बात है, प्यार हर कोई अपने परिवार को कौन नहीं करता, मैं भी करता हूँ। कहती घर मुझे पढ़ना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर उसका होटल मैनेजमेंट में 3 साल का कोर्स करा दिया। उसके बाद हमारे वहाँ 5 स्टार होटल है, तो मैंने कहा जाओ भाई अब नौकरी करो। कहती जगदीप जी ऐसा है, सुबह 8 बजे जाया करूँगी, रात को 10 बजे या सब आया करूँगी। मुझे तो पहले भी पता था, होना चाहिए था कि सुबह जाएंगे 10 बजे आएंगे, अब नौकरी करो। और बच्चे भी थोड़े बड़े होंगे, वो भी कहेंगे मम्मा जाओ। तो फिर कहती जी मैं तो टीचर बनूंगी। क्या बनूंगी? टीचर बनूंगी। तो उसके लिए आपको बीए करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाकर पति कर लूंगी। चलो जी, मैंने उनका प्राइवेटली बीए वन में दाखिला करवा दिया। मोटिवेशन कैसे मिलती है सुनिए जरा। +2 के बाद बीए वन में जब मैंने दाखिला प्राइवेटली करा दिया, बुक्स ला दी, मैंने कहा लो बीए पढ़ लो। तब एक सीरियल चलता था, सास भी कभी बहू थी। पहली बार फिर, दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर। मैंने कहा बीबा मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, 6000 रुपया फीस भी जाती है और उल्टा एक दिन मेरी छुट्टी भी जाती है, तुम फिर भी कहती मैं तो नहीं पास होती। अब यहाँ से यू टर्न कैसे? हेलो, मैं पास नहीं हो सकती, जैसा रियलिटी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तुमको पास कराऊंगा, मेरे चरनी लगना पड़ेगा, मुझे गुरु मानना पड़ेगा। ये पति मानने को गुरु अच्छा होता है। चलो मजाक में गुरु हो गए, जो बोलोगे मैं करूँगा। उसके बाद ऐसा कोई बात
तो उसके बाद क्या हुआ, क्या जी मैं पास नहीं हो सकती, मैं कोई बात नहीं, मैं पास कराऊंगा। आपने मुझे गुरु बना दिया, मैंने उनको किताबें मंगाई, मैंने कहा ये पढ़ूंगा, अगर नहीं आता तो शाम से मेरे पूछ लो, और मैं भी थोड़ा ध्यान देने लगा। अब पेपर भी हो गए, फिर मेरे को एक फोन आता है, मैं अभी ऑफिस में ही था, कि जल्दी आ जाना। मैंने कहा अभी आज पास हो गई घर वाली, चलो। मैं गया, कहती मैं तो पास हो गई, बात जी अब आगे बढ़ोगे। उसके बाद फिर मैंने जैसा नहीं बताया, बीए भी किया, फिर बीएड भी कराया, फिर एलएलबी भी। मैंने कहा मुकदमा मेरे पे मत लगा, मैं जैसा ये हो रहा कहती नहीं। तो इतनी अच्छी तरीके से मैंने उनको, ऐसे एक नहीं हजारों लोगों को मेरी जिंदगी बदलने में मैंने मदद की। मेरा मकसद एक ही है, परिवर्तन करना। परिवर्तन जब आप मेरी बात को टिकटो मान लोगे, तो मैं लिख के देता हूँ उस व्यक्ति को कि वो 100% कामयाब होगा। दिस इज आई हैव डन इन माय लाइफ। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनको मैंने बदलने का प्रयास किया और बदले हैं। और यदि आप भी बदलना चाहते हो तो ये मत कहना कि ये नहीं हो सकता है। प्रयास कभी विफल नहीं जाता, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अभी कोशिश ही करना हमारा मैं हरवंश राय बच्चन, अभी मैं जब बतौर शिक्षा अधिकारी, तो मेरे उस टाइम जब मुझे एक ऑफर हुआ 25,000 रुपया उस टाइम, मैंने कहा सर मैं नहीं लूंगा। फिर उसके बाद वो उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे वो वर्कर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। मेरा यहाँ बताने का एक मकसद है कि कैसे एक वर्कर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनता। मैंने कहा सर वो जब मेरे को लगे, उसने मुझे ऑफर किया, जो मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तो तुम कुछ किए बिना तुम्हें जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी तो आज इस मुकाम पे मुझे खड़े होने को एक बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा मान महसूस होता है कि मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जिनके लिए लोग काम करना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसे पता चला है कि आज हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब नहीं आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा जेठाना जी जो कि हमारे रीजनल डिपार्टी कमेटी के सदस्य भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने लफ्जों से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे लिंक बने हुए हैं, उनको अपना जीवन के बहुमूल्य तजर्बे से कुछ ज्ञानवर्धक बातें शेयर करें। जोरदार बिल्कुल की आदत नहीं है। हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं सरस में एज ए मैनेजर काम किया है, मुझे इंजीनियरिंग वैसे जो डीपी ने इतना अच्छा बोला है कि टीचर सीनियर तो मैंने वगैरह सीखना की, मैं क्या बोलूँ, मैं सीख रहा हूँ। इन्होंने बोला हेल्थ वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाकई सही बात है कि चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके पास है। और सबसे अच्छी बात यह है बोलने में कि डाउन टू अर्थ है, छोटी सी बात तो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमें लगती कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा है। तो बहुत ध्यान से सुन रहा था इनकी बातों को। ये बात अपने सब्जेक्ट की ट्रेनिंग की, तो वाकई हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा मतलब लेकिन पोर्शन है जो हम नहीं दे पाते किसी को। हर आदमी हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल चाहती है कि बस अपना प्रोडक्शन होता रहे, या उनका प्राइवेट वाला चाहता है कि मेरा प्रॉफिट होता है और ट्रेनिंग पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो अगर ये संस्था लोगों को जागरूक करती है, ट्रेन करती है, उनके बारे में बताती है, अपॉर्चुनिटीज बताती है, थ्रेट्स बताती है, तो एक बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि हमें वहाँ पे अप्रोच करें और बुलाएं। पहले लोग कम अट्रैक्ट होते हैं, हमें सबको लगता है यार कुछ नहीं करना है, हमें बस अपनी पूर्ति करनी है, करना है, तो हमारी अप्रोच प्रॉपर नहीं होती है। और जैसे जगदीश जी का सुना तो मेरे को लगता है कि ये तो चाहे एक भी आदमी होगा, एक से दो, दो से 10, 10 से 100 ऐसे ही होते हैं धीरे धीरे। तो ये काफ़ी सॉलिड है, पॉजिटिव है और कई चीज़ें। एजुकेशन, तो एजुकेशन में वो सारी जानकारी, तो नॉलेज इज ए पावर, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो यू लो वेयर इन द, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। ये है असली मूल सूत्र। दुनिया की कामयाबी का झंडा बुलंद करने वाला चाहे आदमी
हमने किया है, जहाँ कहीं और कुछ करने वाले जज बनते हैं, है ना, एसडीएम बनता है, कोई और अधिकारी बनता है, अपने मैनेजर साहब बनते हैं, या अगर कोई आप निजी लाइन में आगे बढ़ना, तो दिस इज द बेस्ट जो जिसके हाथ में आ गया फिर वो दुनिया की तकदीर लिख सकता है। जैसे वो बोलते हैं ना, तकदीर साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल ना, कच्ची पेंसिल ये इसीलिए लिख दिया भगवान ने कि आप उसको जब चाहो मिटा सकते हो, अपनी किस्मत आप लिख सकते हो। दैट इज टोल्ड बाय स्वामी विवेकानंद। बहुत जोरदार ताली कि आप अपनी किस्मत यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी, आप अपनी किस्मत को लिख सकते हो। तो इसीलिए किस्मत को बनाना बिगाड़ना भी आपके हाथ है। और मैं बेसिकली ABCD, ये बेसिकली अंग्रेजी के मूल्य 4 अक्षर है, लेकिन ये जिंदगी बदल देते हैं। कैसे? A always have positive attitude, A plus attitude, A stand for attitude। अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, कौन कहता है आप में दम नहीं, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है। सो इसीलिए हैव ए पॉजिटिव दृष्टिकोण आपका सही होना चाहिए, भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी लगती है। दूसरी बात, बी मीन्स बिहेवियर, दैट शुड बी वेरी पोलाइट। अरे सर कैसे हैं सर, कहाँ रहते सर, बहुत मन करता था आपको। ये 2 शब्द आदमी को इतना छाती चौड़ी कर देते हैं कि उसका ठिकाना है। तो आपके ये शब्द है, दैट शुड बी सॉफ्ट, आपकी शब्दावली शुड बी वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट, वेरी लवली। अगर वो नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। हार्ट, डोंट ब्रेक माय हार्ट। जैसे बोलते हैं ना, मेरा दिल मत तोड़। अगर दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? तो दिल में जगह उन लोगों को मिलती है जो अपनी शब्दावली में, अपनी टोन में 90% प्रॉब्लम ड्यू टू योर वॉइस है। अगर ये सॉफ्ट नहीं है ना, इसीलिए तो निकल गया, लेकिन हड्डियां तोड़ा देती है। ये सॉफ्ट टोन है लेकिन हड्डियां तोड़ा देती है इसी से। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। हार्ट इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अरे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, ये प्यार है ना, ये आपके दूसरे के मन में सम्मान कर रहा है। यहाँ जिसकी जगह नहीं उसकी कहीं कोई जगह है। सो बिहेवियर शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट। थर्ड, सी, मैं कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता हूँ। मैं क्या करूँ, सारा कैरेक्टर ही ढीला है। तो फिर आप घर किस काम के हैं? धोबी का कुत्ता ना घर का ना मेरे साथ घर का। तो हमें तो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, और नेशन कैरेक्टर से चलती है। 30 people say we have a national character, but you don't have even your personal character. ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने निजी अखलाक के लिए बाढ़ में जाए, जब अपना काम बनता है बाढ़ में जाए जनता, मुझे तो अपना ही चाहिए ना। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी रिमूव। हम सबके लिए जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ फिर जी समाज के लिए। आप मेरे हो, कौन कहता होगा आपको? जब भगवान कृष्ण की बातें तो सुनते मेरे मान से कोई नहीं कहता, मैं तो कण कण में हूँ, मैं तो सब में हूँ। लेकिन उसकी बात कौन मानता है? वही आदमी दूसरे के साथ उसको जानते हैं इसमें कृष्ण है, लेकिन इसके साथ भी कोई दर्शनियां करता है। तो कैरेक्टर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट मेक अवर कैरेक्टर जस्ट लाइक ए जैपनीज। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया हिरोशिमा नागासाकी, लिटिल एट बॉय, बम फेंक दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सिर्जित किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में अपने आप को एक अच्छा बनाया। कैसे? अपने बॉटम में काम कर लोग पहुंचने के लिए हम अपने राष्ट्र को नए सिरे से निर्माण करना, अपने थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी कोई परवाह ही नहीं करता। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो ऐसा है हमारा, शादी के लिए हम बोलते हैं 8 बजे शादी रात रवाना होगी, लेकिन चलेंगे 12 बजे। जब खाने का टाइम होता है तब हम चाय पी रहे होते हैं, जब चाय का टाइम होता है तब हम खाना खा रहे होते हैं। दिस इज नॉट राइट। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है।
समय वापस नहीं आता है, समय का सदुपयोग करें, समय की बात को समझे। जो लोग टॉप क्लास आज हिस्ट्री में देखते हो ना, दे ऑल हैव फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें सब में ये विशेषताएं थी, उन चारों से लैस थे। सभी लोगों को पता था कि मैं अगर अपने डिसिप्लिन को डिलीट कर दूंगा, आई विल नो गवर्नमेंट। तो आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, ये इज अवर बैकबोन। रीच कहती है किसी राष्ट्र की पहचान इससे बनती है कि लोग कितने समर्पित हैं, कितने मेहनती हैं, कितना वो परिवार अपने परिवार में अनुशासन को इंकलकेट कर पाता है। तो हमें सब लोगों को अपने जीवन में, मेरे कोई भी साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे सपोर्टर बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए मैं कितने बजे तैयार होता हूँ, और इनको बोलता हूँ ये लेट हो जाते हैं, मैं लेट नहीं होता। मैं जितने भी अभी तक मैं अपने कैरियर में, आई विल नेवर लेट इन माई वर्किंग प्लेस। कोशिश करता हूँ 90 या 100% की मैं अपने समय पे पहले, और ताकि मुझे कोई ये न कहे कि आज नहीं आए। जब मैं होऊंगा तो दूसरे को मैं कह सकूंगा भाई ये गलत बात। इनके नाम पे ये नामकरण किया गया दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड। तो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक भी रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, और इन्होंने वर्कर्स की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया और बहुत सारी बुक्स लिखी है। इसीलिए हमारे इस शिक्षक को हमारे बोर्ड के नाम के साथ जोड़ा गया कि अब इस बोर्ड का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी रखा जाए। तो उन्हीं संस्था से हमारे द्विवेदी साहब आए हैं, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दो शब्द अपने इस मंच पे वर्कर्स के लिए, जो नई परिस्थितियाँ हैं, जो नए बेस कोड है, रिलेशन कोड है, उसमें ये क्या सोचते हैं, कैसे अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दे पाएंगे, कैसे ज़्यादा वो ताकत दे पाएंगे। जोरदार इनका ताली से जिला उद्योग केंद्र में श्रम विभाग, सामाजिक क्षेत्र, सभी प्रकार के प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो जगदीप सिंह जी ने विषय को जितना मोटिवेशनल बनाना चाहिए पर्याप्त बनाया है। आदरणीय जज साहब पर हमें मार्गदर्शन मिलना है। आज पहला अवसर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो अपने ये संस्थान है माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जैसा नाम के साथ है, आपने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, और वो मजदूर संघ की स्थापना इसलिए की कि मजदूरों का हित हो। किस प्रकार से हित हो कि राष्ट्र की भी चिंता करते हुए, उद्योग की चिंता करते हुए मजदूर का भला। ऐसा नहीं, कई बार होती है ना, आजकल अपने हड़ताल होती है तो कई मांगे सुनते हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हुई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो फिर आगे जब उद्योग ही खत्म हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी कर दी, मजबूरी है तो भी उद्योग खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा कहाँ से रहेगा, और उद्योग खत्म हो गया तो देश कहाँ से रहेगा। तो एक नई दिशा, जो उस समय ट्रेंड चलता था मजदूरों में, उसको एक नई दिशा देते हुए एक प्रकार का एक नया लाइन खींची, और केवल मजदूरों के लिए नहीं, आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से जो भारतवर्ष का आर्थिक क्षेत्र है उसके लिए आपने बहुत कुछ लिखा, और उसके बारे में अपन बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो दो निवेदन करने के लिए केवल खड़ा हुआ हूँ इस समिति का सदस्य होने के नाते, कि अपना जो ये प्रशिक्षण है जो भी देने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई है, सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई है, सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। दो बात करना चाहता हूँ। एक बात वो है जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है। संगठित क्षेत्र का श्रमिक तो उसके लिए वहाँ बढ़िया यूनियन बनी हुई है, उसमें बहुत पुराने अनुभवी अमर सिंह जी जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने 50 साल तक यही काम किया है कि कैसे श्रमिकों को उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए। इस प्रकार के पर्याप्त संख्या में लोग हैं और वो काम चल रहा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, चाहे वो निर्माण के काम में लगे हुए हों, चाहे ठेला मजदूर हों, चाहे नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर हों,
इस प्रकार के जो लोग हैं उनको सरकार की ओर से उनकी सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि देखो वेज वगैरह सब तय किए हुए हैं, वो सब जैसे होना है वो होना है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है तो उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या क्या योजनाएं हैं, किस किस विभाग के माध्यम से, ये एक बहुत महत्व का विषय है। ये अगर उन तक पहुंचती है तो, और केवल पहुंची नहीं, केवल जानकारी नहीं, उस जानकारी के माध्यम से उनका हम सहयोग उन विभागों के माध्यम से किस प्रकार करवा सकते हैं, ये काम हम करें मिलजुल करके, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा श्रमिकों के हित में। एक दूसरा वर्ग मैं मानता हूं जो अभी श्रमिक नहीं हुए, हमारा युवा वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है, वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरी का विषय आता है तो नौकरी दिमाग में आती है सबसे पहले सरकारी नौकरी, उसी को नौकरी मानते थे। अब आजकल थोड़ा ठीक हुआ है कि थोड़ा बहुत ये प्राइवेट सेक्टर को भी नौकरी मानने लगे, लेकिन जो कैलकुलेशन है अलग अलग संगठनों के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, मजदूर संघों के द्वारा की गई है, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के द्वारा की गई है, पूरी जो नौकरियों की संख्या है चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 6 से 7%, ठीक है। अभी उसमें कोई थोड़ा बहुत फेरफार उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन सामान्यतः जो नौकरियों की संख्या है वो 7% अपन एक टेंटेटिव मान के चलते हैं। मैं कई बार गाँव में जब जाता हूँ, बात करता हूँ नवयुवकों के साथ, तो मैं कहता हूँ कि भाई उनको जल्दी से समझ में कैसे आए, तो आपके यहाँ मैंने कहा कि भाई स्कूल है, स्कूल में कितने लोग हैं, तो सेकेंडरी स्कूल है 10-12 लोग, 15 लोग। मैंने कहा पोस्ट ऑफिस है क्या, है, कितने लोग हैं, 3 लोग। मतलब ऐसा जहाँ तो गांव में एक सामान्यतः बड़ा गांव है, और छोटा गांव भी नहीं, कस्बा भी नहीं, बड़ा गांव, तो वहां जब गिनती करते हैं सब मिला करके, तो नौकरी जो वहां पटवारी, पोस्ट, बैंक है, सब मिला करके नौकरियों की संख्या वहां उस गांव की निकलती है 50। और पूछता हूँ फिर मैं आबादी कितनी है गांव की, 2500-3000। मैंने कहा देख लो 2500-3000 नौकरी कितनी रहेगी, तो लेकिन रोजगार तो चाहिए। लेकिन ये नौकरी के पीछे भागने के चक्कर में हमारा नवयुवक बहुत समय अपना बर्बाद कर देता है। एक नई दिशा अभी जो केंद्र सरकार भी कह रही है, अब कहने लगी है, लेकिन पहले से हमारे यहाँ तो चल रहा है। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भी कहा था गांवों के आधार पर गांव, ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग, ये जो हमारे परंपरागत चल रहे हैं वहां से हम हट रहे हैं, वहां से हम काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम एक ऐसा ही एक उदाहरण आया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी इंडस्ट्री है, ज्यादा नहीं, पर उनके वहां भी उन्होंने कुछ जैसे बड़ी इंडस्ट्री में होता है, आप जानते हैं, साथ में है बड़े जो नौकरी होती है वहां कुछ लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसा पैकेज की नौकरी पे 3-4 आदमी तो रखने पड़ते हैं। एक HR का होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक मैनेजमेंट का होगा, इस टाइप से होते हैं। तो उसके पिताजी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बच्चा पढ़ गया तो उन्होंने उसको MBA करा दिया कि भाई MBA करेगा तो उसको अच्छा समझेगा तो ये सारा संभाल लेगा। उसने कहा नहीं, मैं तो, अब लड़का कहता है मैं तो जाऊंगा नौकरी कर, मैं तो फॉरेन जाऊंगा, वहां से MBA की वही नौकरी करूंगा। तो वो कहेंगे 1.25 1.5 लाख रुपये वाले इतने आदमी है, तो उसके नीचे के आदमी है, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, और तू कह रहा है मैं नौकरी करूंगा। मतलब एक मानसिकता बनी है, और ये तो ठीक है, लेकिन हमारे गाँव में आजकल इस मानसिकता के पीछे कारण भी है। आज किसी के भी बच्चे लड़के की सगाई के लिए कहीं प्रपोजल जाता है तो कहता है क्या करता है, अगर वो नौकरी करता है, भले वो 7,000, 8,000, 10,000 कमा रहा है तो रिश्ता तय हो सकता है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है और 50-60 हजार कमा रहा है। लेकिन मुश्किल आती है हमें, ये दूसरा वर्ग जो मैं प्रशिक्षण के साथ ही जोड़ना चाह रहा था वो यही वर्ग है, केवल वो युवा नहीं, उनके साथ के सराउंडिंग के जो है उन सारों को हमें एक दिशा देनी है कि नौकरी का प्रतिशत 6 से 7 है, स्वरोजगार, स्वावलंबी बनना, और हम रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। जिला उद्योग केंद्र हमारे साथ है, कई प्रकार की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं। एक आज MBA किया हुआ आदमी नौकरी करने जाता है, उसको शुरुआत में दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलोर जाता है, मुश्किल से 20-25 हजार रुपया मिलता है, जिसमें उसका किराया पूरा नहीं पड़ता है, घर से माँ बाप खाने का सामान बेचते हैं, बहुत उदाहरण है ऐसे। लेकिन वही आदमी यहाँ अपना काम खड़ा करेगा, और ऐसे भी बहुत उदाहरण है कि लोगों ने अपना काम खड़ा किया। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, एक नवयुवक था, उसने सीप
ये जो सीप में मोती, इसकी एक्वाकल्चर कहते हैं ना सर, उसकी खेती होती है। हैदराबाद में उसका प्रशिक्षण केंद्र है। 5 दिन का प्रशिक्षण लेकर के आया हूँ। कलकत्ता की एक फर्म उन्होंने बताई थी, उसके साथ टाई अप किया। उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चाहिए और वो उसके साथ कोलेबोरेशन किया। जमीन उसकी, पॉन्ड उसने बनाया, सामग्री उन्होंने दी, कच्चे बीज उन्होंने दी, और वो कह रहा है आज एक जो बना है उसके पास प्रोडक्शन, उसने कहा मेरा 10 लाख रुपया कुल मिलाकर के लगा है, लेकिन 1 करोड़ का यहाँ पे अभी मेरे पास प्रोडक्शन है और वही कंपनी लेगी। उसी ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। तो स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर हम एक डाइवर्शन करें, ये भी हमारे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट हो, ऐसा मेरा जगदीप जी से निवेदन है कि जब ये विषय ले तो साथ में ये विषय के साथ में चले तो बहुत कल्याण होगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत कुमार बेदी साहब। उन्होंने बोला है कि आज हमें रोजगार देने वाले, बहुत बड़ी बात। लेकिन हमारे बहुत ही ऑनरेबल प्रदीप शर्मा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को कहूँगा कि वो इस शुभ अवसर पर अपने जीवन के बहुमूल्य शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे कड़ियों को दें ताकि ये आगे बढ़ने में अपना योगदान पाए। सम्मानीय जगदीप जी, द्विवेदी जी और कन्हाना जी और उदयपुर के पूर्व नागरिक और कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं दत्तोपंत टेंगरी राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास बोर्ड के स्थापना दिवस पर उसको बधाई देता हूँ। उन्होंने बात श्रमिक अधिकारों की चल रही है तो कहीं ना कहीं कानून और न्यायालय की बात आती है। आज हो क्या रहा है, आज हम किस ओर जा रहे हैं? जैसा कि विचार रखा दत्तोपंत टेंगरी जी के बताया, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा कानून का, आदमी कानून भी पढ़ा है, पर आज इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता है हमारे यहाँ और श्रमिक भी आता है, टकराव उनके हितों में है। आज हो क्या रहा है कि श्रमिक चाहता है कि मैं कम काम करूं, कम है, मेरे को अधिकार ज्यादा मिले, सामाजिक सुरक्षा और वो सारा है। इंडस्ट्री वाला चाहता है कि आज कम प्रतिस्पर्धा का युग है और पता लगता है कि हर जगह की परिस्थिति है। 1 रुपये बिजली की यूनिट कहीं महंगी है किसी स्टेट में, कहीं सस्ती, तो प्रोडक्शन पे कॉस्ट बहुत अंतर आता है, मजदूरी के घंटों से अंतर आता है। आप कोई इंडस्ट्री अगर 2 दिन बंद रह जाती है तो उसमें उसका कॉस्ट इफेक्ट बहुत बड़ा आता है। तो आज की तारीख में हर चीज को हमें देखना है कि हम बैलेंस कर पाए कि श्रमिकों के अधिकार और जो प्रतिस्पर्धा के युग में जो कीमतें हैं इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए। आज ये नहीं है कि आज हमें राजस्थान में या गुजरात में कंपटीशन करना है, हमें बाजार में भी करना है, क्योंकि जो सामान आज हम बना रहे हैं हो सकता है कि वो बाहर वाला भी बनाता हो तो उसकी है। तो हमारे सामने चाइना एग्जाम्पल है कि चाइना में कोई भी सामान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी हमसे सस्ता बन जाता है। तो हमें ये भी एक कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखना है अधिकारों के साथ, क्योंकि हम सर्वाइव जब ही कर पाएंगे जब प्रतिस्पर्धा के युग में हम टिके रहेंगे। दूसरा तो हमें माइंडसेट, जगदीप जी कहते हैं ना हेल्थ वेल्थ और सबसे ज्यादा एटीट्यूड, हमारा अगर माइंडसेट मजदूर का बदलना है, हमारे सरकारों का बदलना है। एक बात चल रही थी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की। हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है और इस लोक कल्याणकारी राज्य में जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको कहते हैं अपन अंत्योदय करना होगा, कि अपन आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ और उसकी सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और जो भी मूलभूत जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, हम सरकार उसके लिए अच्छा जीवन जीने के लिए, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 21 में माना गया है कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। नागरिक क्या, कोई भी अगर रह रहा है भारतवर्ष में उसका राइट है। तो मानव गरिमा में ये सारी चीजें शामिल है, उसके अधिकार है। परंतु आज हो क्या रहा है, आज हम स्वावलंबन का जो था, आज हमने आदमियों को ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इतने फ्री के पर्स बांट रहे हैं कि आज व्यक्ति काम करना ही छोड़ दिया। एक मैं व्हाट्सएप पे जोक देख रहा था, थोड़े दिन पहले आया, तो एक सर्वे वाला एक घर में जाता है, एक बच्ची मिलती है तो उससे पूछता है कि आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, गेहूँ मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, दादा दादी को ये मिल रहा है, ठीक है। फिर उसने पूछा आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कि ये योजना शुरू नहीं हुई थी,
उससे पहले तो काम करते थे, लेकिन अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो काम करते ही नहीं है। तो हमने आज ये समस्या आज हम देख रहे हैं कि आज हम मकान बनाने जाते हैं तो हम मजदूर नहीं मिलते। आज फसलों का टाइम कटाई का आता है तो कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते। क्यों? कि उसको चिंता ही नहीं है। तो हमने हमारी जो श्रम शक्ति है उसको भी बेरोजगार बना दिया। ये एक पहलू है। एक पहलू है कि आज भी शोषण है। मैं अभी 2-3 दिन पहले हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चला रहे, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। वहाँ बच्चियां रहती हैं, उनको खाना पीना और 3-4 इसलिए 4 तरह के हैं, 1ली से 5वीं तक के, 6ठी से 8वीं तक के। तो 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों में वहीं पढ़ाया जाता है। बच्चियों को टीचर वहीं रहती है, उन्हीं के साथ रहती है, उनको पढ़ाती है और हॉस्टल की तरह सुविधा है। एक ऐसा है 6ठी से 12वीं तक का, उसमें वहीं रहकर पढ़ाया जाता है। एक मॉडल है 9वीं से रेजिडेंसी स्कूल में था। बड़ा ताज्जुब हुआ है कि सरकार में हम बड़े मीडियम बेसिस की बात करते हैं और ये सरकारी संस्था है, हमारा शिक्षा विभाग है, उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारी रखते हैं, चौकीदार को 24 घंटे। हमारे लेबर लॉस की बात करते हैं तो किसी से 8 घंटे से ज्यादा एक स्ट्रेच में काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन वो 24 घंटे उससे काम कराया जा रहा है और उसको 4,500 रुपये दे रहे हैं। रसोई में काम कर रहा है 4,000, जबकि हमारे मिनिमम वेजेस भी 6,000 रुपये मंथ से कम नहीं है। छुट्टी का कोई गौरव नहीं, एक वीक में एक अवकाश आवश्यक है। तो आज जो व्यक्ति शोषित है वो लाभ नहीं ले रहा, जो शोषण क्या वो काम भी नहीं कर रहा, वो आज हमारे यहाँ लाभ लेकर के उसको परेशान कर रहा है इस सज्जन व्यक्ति को। तो हमें ये माइंडसेट बदलना है, क्योंकि उनको जब तक हम अच्छा व्यक्ति नहीं बना पाएंगे, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा फैक्ट्री मालिक हो, चाहे वो हो, तो जब तक उनका माइंडसेट बदलेगा। जैसे रणदीप जी ने कहा था कि खरबूजे को देख करके ऊपर से नीचे तक हमें सोसाइटी में, और मैं ये कहता हूँ किसी भी आज जो भी है, आज किसी भी समाज में कहते हैं कि साहब पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा भ्रष्ट है, जुडिशरी में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जी बोले कहीं बोले कि सरकारी अफसर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये आदमी समाज में आते हैं क्या? जब भ्रष्टाचार कम था तो लोग आप देखेंगे समाज में मोरल वैल्यूज आई थी, लेकिन जैसे जैसे करप्शन बढ़ा समाज की भी मोरल वैल्यूज घटती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही आ रहा है। तो आज जो आदमी आज रोड पे बैठा है वो सोचे कि ये तो सारे ईमानदार रहे और मैं बेईमान रह जाऊं, नहीं आएगा। तो आज हमें हमारा माइंडसेट और सबसे ज्यादा चीज हम अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी चर्चा है। आज हम हर व्यक्ति को राइट बता देते हैं और वो काम बिल्कुल नहीं करता। हमारा एग्जाम्पल जेल है, हम हमारा वीकली विजिट होती है, किसी न किसी जेल में जाते हैं। अब कैदियों को हमने इतने अधिकार बता दिए और कैदियों को अधिकार के प्रति जागरूक कर दिया है कि जेल प्रशासन उनको काबू नहीं कर सकता। दुष्परिणाम है। और आज की तारीख में आज आप देखेंगे कि कई बार आते हैं हमारे पास विक्टिम आते हैं, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है हमारे यहाँ चलती है। तो आज हमारा जैसे कई बार हम सोचने को मजबूर कर देता है। एक महिला आई, उसके पति की हत्या हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको भी ससुराल वालों ने निकाल दिया था। विक्टिम कॉम्पेंसेशन का केस हमने वो 5 लाख रुपए उसको दे सकते थे, हमने 5 लाख रुपए हमारे जिला रजिस्ट्रार, उसने 5 लाख रुपए से थोड़ी राहत तो महसूस की, पर उसने कहा कि जज साहब आप हमें भी सहायता देते हो, आपका फ्री वाला वकील भी उसका केस लड़ रहा है, जमानत उसने करा दी, हमारे एडीसी स्कीम चल रही है ना। आपने उसका कोई जमानती नहीं है क्योंकि वो मोताड़ी की मांग और कई तरह के किस्से थे तो उसके फैमिली वाले बातें हम छोड़ करके, तो आप उसको मुचलके पे भी छुड़ा रहे हो। आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो? तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। हमारी ड्यूटी है कि हम किसी भी कैदी को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार होते हैं, लेकिन सोचने के विषय है क्या हम किसी व्यक्ति को अधिकार के बारे में बताते रहेंगे? तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर जरूरतमंद को लाभ मिले। आज हो ये रहा है कि हमारी स्कीम में जरूरतमंद को तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन पात्र व्यक्ति तो रह जाता है और अपात्र व्यक्ति उसका लाभ उठाते रहते हैं। इसी कारण से किसी भी योजना में आज जितना हमने आदिवासी एरिया में हमने स्कीम चलाई, अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुई होती तो आज सामाजिक जीवन बदल गया होता। जिन इलाकों में अच्छे ढंग से कानून ने कार्रवाई की, स्कीम से कार्रवाई की, जैसे कि आप देखेंगे एक एग्जांपल देखेंगे बिहार है, यूपी है, आपने देखा होगा नक्सली है, रणवीर सेना है,
तो ये लैंड परफॉर्मेंस का है। राजस्थान में भी जमींदार विश्वेदार और वो राजा ठाकुर सारी प्रथाएं थी, लेकिन राजस्थान में आज आपने देखा होगा कि हमने 1955 में काफी कानून ला करके हमने ये बना दिया कि जो जमीन जोत रहा है वो उस लगान कर रहा है, वो उसका मालिक होगा, तस्कर होगा, मतलब टेनेंट होगा। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ सारे बंदे, आज हमारे यहाँ आप देखो वो बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि राजा के नाम की हजारों बीघे जमीन चल रही है। हम सेलिंग एक्ट लाए, हमने अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन आज बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में आप देखेंगे कि वो आज भी कोई 1000 बीघे का है, वो उसको पता ही नहीं है जो जमीन जोत रहा है, वो मजदूरी है, भले उसके नाम चल रही हो, नाम कुछ भी लिखा हुआ है आलू सिंह, बैगन सिंह, उनके नाम पे भी चल रही है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किसी ने रणवीर सेना बना ली, उन्होंने बाकियों ने अपने नक्सली बना लिया या कोई और अन्य संगठन बना लिए। तो ये सब चीजें हैं कि सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में एक और दार्शनिक ने एक कोट का नाम नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने ये कहा कि अगर समाज में अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो अन्याय पूरे सभ्य समाज के लिए थ्रेट है। मतलब अगर एक छोटा सा अन्याय है, वो किसी भी सभ्य समाज को, वो व्यक्ति कितना बड़ा रेबेलियन बन सकता है, किस तरह का दुष्प्रभाव छोड़ सकता है, आप उसकी परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा छोटे छोटे मोमेंट्स में भी, आपने बड़े बड़े गैंगस्टर का देखा होगा कि किसी जमाने का अन्याय हुआ, आजकल तो शौकिया भी बन रहे हैं करना देख देख के और बड़ा लग्जरी टाइप का। लेकिन आपने पुराने जमाने में कहानी पढ़ी होगी कि बड़ा एक छोटा सा 5 तोमर आई थी, एक पारिवारिक विवाद था और उससे वो एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, एक मतलब नेशनल लेवल का एथलीट था, इंटरनेशनल लेवल के बाबत चीजें उसने। तो हमने ऐसी चीजें देखी हैं। तो ये न्याय व्यवस्था भी अच्छी तरीके से चलने के लिए जरूरी है कि इसको भी ढंग से ही अधिकार और कर्तव्यों के लिए वो किया जाए। उपयोग दुरुपयोग हर चीज का हो सकता है। हम कानून लाए, दहेज कानून लाए, जिन परिस्थितियों में आया उस समय दहेज की समस्या जैसी थी हमने देखा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसका उपयोग ढाल के बजाय तलवार की तरह हो रहा है। लड़कियां अपने ससुराल वालों को परेशान करने के झूठे मुकदमे, चाहे समस्या कोई भी आ रहे हैं मुकदमे। हम पॉस्को एक्ट लाए, पॉस्को एक्ट में भी गड़बड़ कानून रखे गए, वो रखे गए। आज की तारीख में दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को फंसाने के लिए आज उसका भी उपयोग हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जितना अच्छा समाज बनाएंगे, हमारी मोरल वैल्यूज जितनी हाई होंगी, आज उस तरीके से हम अगर समाज में अच्छे मोरल वैल्यूज और अच्छे वो बना पाए, संस्कार बना पाए, तो हम अच्छा काम करेंगे। आइए सर, नहीं आपके लिए कई बार मिलना होता है और इनका जो ज्ञान है, चाहे वेद हो, चाहे सोसाइटी हो, हमारे धर्म शास्त्र हो, उन पर बड़ा विशद है, आप इनके लाभ लेंगे। अब मैं अपनी बात, प्रोफेसर साहब आगे, ऋषि साहब आगे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो समाज में हमारे नैतिक मूल्यों के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको आगे बढ़ा पाए। अगर ये नैतिक मूल्य हमारे अगर इसी तरह से गिरते रहे तो सोसाइटी में आपका जो आप देख रहे हैं ये ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक हिंदी दिवस का वो है, तो हिंदी दिवस में मैं कहना चाहूँगा कि आज भी जैसे व्हाट्सएप पे जोक आते हैं कई हद तक सच है। आज भी अपने नंबर प्लेट्स पे आप हिंदी में नंबर लिख रहे हैं तो कई स्टेट्स में उस पर जुर्माना है, पैटर्न में हिंदी नहीं है। कई स्टेट्स में जैसे वो कहते हैं कि 2 दबाओ, पहला ऑप्शन अंग्रेजी का आ रहा है, कई है। हमारे साउथ में बातें आती है कि जैसे कि हिंदी को भाषा एक लोगों को जोड़ने का माध्यम है, तो बाध्यता नहीं होनी चाहिए, परंतु हमें जो हमारी मातृभाषा है उसका उपयोग करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आज की तारीख में हम महसूस करते हैं, मैं पढ़ा तो जब हम लोग शुरू में जुडिशियल सर्विसेज में आए तो हमें भी लगता था, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे उतनी इंग्लिश में भाग उतना नहीं था, कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही पढ़ी मैंने। लेकिन बाद में देखा तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम जो कोई इंग्लिश बोलता है चाहे उसका ज्ञान बिल्कुल जीरो हो, लेकिन अपन को लगता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जो व्यक्ति हिंदी बोलता है उसका है। लेकिन हम जब ट्रेनिंग में रहे तो उनको पता लगा कि नहीं, ये हिंदी मीडियम वाले हमसे ज्यादा होशियार है, ज्यादा कैपेबल है, इन्होंने ज्यादा संघर्ष किया है। तो हमारी मातृभाषा का प्रयोग करने में हमें शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। जब तक हम इसका सम्मान नहीं करेंगे अपनी मातृभाषा का, तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। तो हम कोशिश करें, हम ज़्यादातर अपने बच्चों को, यहाँ जितने भी लोग होंगे, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की होड़ है और अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम उसको अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान दें, वो उसमें लिखने पढ़ने अच्छी तरह बोलने में सक्षम हो। और बाकी इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।
और मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम मजदूर जो भी श्रमिक है या जो भी फैक्ट्री मालिक है या जो भी समाज का वर्ग है उसको अधिकार भी बताएं, कर्तव्य भी बताएं और उसको सोसाइटी में जो मोरल वैल्यूज का हाथ है और अगर किसी कानून का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी उसका उपयोग कर रहे हैं तो उससे सोसाइटी में कितने इम्पैक्ट आ सकते हैं उसके बारे में भी उसको चिंतनशील बनाएं। तभी और हमारे समाज के नैतिक मूल्यों को हम मतलब ह्रास होने से तो रोके ही और साथ में मोरल वैल्यूज को बनाएंगे, तभी हम अच्छे और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर एक मिनट, एक वो हमारा जिला विजिट प्लान जो हमारा जो उसकी एक्टिविटी का उसके बारे में हमारा वो मिनिस्टर विजिट देखिए मैं उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1987 का नियम बना हुआ है जिसकी धारा बारे में कुछ लोग बताए हुए हैं जो कि निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र है। उसमें वर्ग है कोई भी जेल में बंद व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी 18 साल से कम उम्र का बालक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन ने अपने विचार रखे कि कैसे एक आम आदमी के लिए चाहे वो कैदी क्यों ना हो, प्रिजनर क्यों ना हो, वर्कर क्यों ना हो, उन सब के लिए क्या क्या ये इनके रूल मॉडल की तरह काम करते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब लोग अपने जीवन में किसी के लिए कुछ करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जी भगवान, ये मेरा अपना है, जोरदार डायलॉग यहीं के लिए। तो आज हमारे मुख्य अतिथि कर्नल प्रोफेसर एक्सेस आए हैं, मैं इनका पहले से जियाया करता हूँ और मेरी इनसे मीटिंग हुई थी कि ये जो रोड है आज ऐसी परिस्थितियों में चल रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मैं इन सभी लोगों की कॉपरेशन चाहता हूँ। ये एक ऐसी संस्था है जो केवल हिंदुस्तान में मजदूरों की आवाज़ है और जब तक हमारा मजदूर खुश नहीं होगा ये राष्ट्र, भले मैं करोड़ों ऊंची बिल्डिंगें बना दूंगा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दूंगा, लेकिन जब तक वो रहने वाले लोग दुखी होंगे तो मेरा दिल कभी खुश नहीं हो सकता। तो मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि वाइस चांसलर भी हैं जो कि उनका जज साहब को कहूँगा और बाकी प्रतिनिधियों को कहूँगा कि उनका सवाल करें, उनका दिया करें और तो अब मैं समा की देखते हुए सभी लोग काफ़ी समय से हमारे विचार सुन रहे हैं, तो अब हमारे आज के मुख्य अतिथि को मैं समा देने से पहले कुछ चंद लोगों को अपने विचार रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि हमारी टीम की बहुत सारी मैडमें हैं जो हम लोग को सहयोग करती हैं। मैडम पल्लवी जी हैं, सौरभ गुप्ता जी हैं और हमारे इंस्पेक्टर मीना जी हैं, DSA हैं, है ना। तो BMS तो हमारा मेन कड़ी है जो जिनके सहयोग से हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक मिनट के लिए अपने विचार अवश्य रखें मीना जी। उसके बाद फिर हमारे ये जो लड़ियाँ हैं जिनके साथ हम गांव में पहुँचते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, वो भी एक मिनट अपना समय को देखते हुए लंच आपके लिए रेडी है, चाय आपको मिल गई है और हमारे बहुत ही सम्माननीय सदस्य जी उनका भी हम आशीर्वाद देंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना एक मिनट में अपना वक्तव्य रखने का प्रयास करें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सर, बस सके आपने समय कदर करते हुए अभी मैं जो हमारी इस संस्था को योगदान देते हैं, मैं चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि इनका सम्मान करें, जिताना जी का। जोरदार तालियां। और हमारे द्विवेदी साहब जी के लिए बहुत सदस्य
ISC से है ना सर, मेरे को पहली मीटिंग हो रही है तो हमारी मैडम हमारे डॉक्टर सोशल वर्क स्कूल से अभी मेरे वॉलंटियर साथी सौरभ गुप्ता जी और पल्लवी जी है ना, और भटनागर जी ये भी आ जाए, और कोई ये है ना? मैडम पल्लवी भटनागर, लाली जी रेखा जी दोनों। अपने प्रेस से भी अपने साथी जो हमें अक्सर और प्रेस से मेरे साथी गोविंद जी, साथ ही हमारे LDC है सर, और जयशंकर जी आ जाओ, प्रेमाराम जी, कुलवर्कर जी आ जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा। ये मेरे MPS स्टाफ से चाय पान का बड़ा ध्यान रखते हैं और मुझे पता ही चलता है। ये हमारे शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी कुलवर्कर सर जो तो मैं आप सभी के बीच में ये मेरा सबसे सुनील जी ये हमारे साफ सफाई का सारा तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को मैं गुजारिश करूँगा कि इस आज के प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हैं जगदीप सिंह जी, साथ ही हमारे अध्यक्ष चेंज साहब भारतीय हिंदुस्तान से आते हैं, हमारे जनरल साहब विराजमान हैं, बहुत ही अच्छा उद्बोधन जजेस को समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन ये निश्चय ही हमारे जगदीप सिंह जी का एक तत्व है कि वो हमारे सामने विराजमान भारतीय हिंदुस्तान के नाम है सबसे पहले मैं हमारा हिंदी को लेकर बहुत ही प्रयास करना चाहिए। हमारे ये लेकिन कि हम आयाम पे नहीं पहुंच पाए जब पहुंचना चाहिए था। हिंदी केवल राजभाषा के रूप में रखी, लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन हम सभी का एक प्रयास होना चाहिए, और चूंकि आपको पीछे युवा बैठे हैं, उनके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हमारी अपनी राष्ट्र, अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपनी बोली में अगर समझें और उसको अगर हमें पढ़ना पड़े और याद करना पड़े तो बहुत सहज तरीके से याद हो जाता है। लेकिन जैसे जज साहब ने बताया था कि भाई अंग्रेजी की अपनी एक होती है इम्पोर्टेंस, और हम कहीं भारतीय अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, हम अपने आप को डिप्रेस हो जाते हैं, एक हीन भावना आ जाती है। तो देखिए आप 1835 में जब मैकॉले ने ये शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति और गुरुकुल को तहस नहस करने की पूरी योजना की, तो उसके पीछे मैकॉले ने अपने बकायदा ग्रेट ब्रिटेन में और एक उनके पार्लियामेंट में भी अपना स्पीच दिया कि भारतीय पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कि वहाँ ना कोई भिखारी मिलता है ना कोई ऐसा मिलता है, और अपनी जो सांस्कृतिक मूल्य है, अपनी जो राष्ट्रीय भावना है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब तक सांस्कृतिक दाना नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हम 10 पेड़ जमा नहीं पाएंगे। और इसके लिए सब आप देखिए, हमारे दादा परदादा
अंग्रेजी दूर की बातें हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन उनके जो अनुभव है वो किसी भी पाठशाला में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने आसपास का वातावरण से, प्रकृति से जो सीखा वो आज हमारे द्वारा शोध कर। तो मैं सर सबसे ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हम स्टडी बोर्ड के माध्यम से हमारे एक जैसे एडल्ट श्रमिक एजुकेशन की बात जो करते हैं, आज भी हमारा श्रमिक वर्ग बहुत लिखा हुआ है, लेकिन अभी जिस से कार्ड और कार्ड बनाए जा रहे हैं, श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें पूरा एक बहुत बड़ा एक डायरेक्शन मिल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, और ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए जबकि की जो सहजता सरलता, जब एक किसी से या अपनी बात को कहते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो इंसान जितना भावुक होता है वो उतना ही ईश्वर के निकट होता है। जिस आदमी में छल कपट नहीं होता है, जिसमें किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, जो सभी को अपना भाई बहन जो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो वैसा जब विचार होता है और ऐसे विचार वाला श्रमिक संगठन के इस क्षेत्र के इस एरिया के डायरेक्टर हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ आप बताने बहुत छोटा है, और 5,000 से ज़्यादा जिसमें छोटे मोटे संघ जुड़े हुए हैं, 2-2 करोड़ के आसपास की संख्या है जाते हैं, ये वृक्ष संगठन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भारतीय मजदूर संघ के प्रति आम लोगों की धारणा है वो पॉजिटिव है। आप समाज में कितने कुछ करोगे, समाज तक आपकी स्वीकारोक्ति नहीं होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, आप कितने बड़े आदमी बन जाओ। आप देखिए कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से शिक्षक होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, गिने चुने कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जैसे होता है कि समाज का उनके प्रति बहुत आस्था होती है। तो हर आदमी अपने आप में आस्था क्रिएट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके जो परिणाम आएंगे बहुत सुखद आएंगे। मैं ज़्यादा बोलते हुए सबसे पहले मैं क्षमा करता हूँ, 1.5 घंटे से आराम कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह फंस गया, मुझे निकलना मुश्किल था। और मैं कभी ना नहीं करने से क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अभी भी मैं ना करने में मजबूर नहीं हो पाया, ना मेरे से होती नहीं है, उसका जो खजाना है वो आपसे कहने को करना पड़ता है। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। डॉक्टर जी की प्रोफेसर सारे ये बहुत सा आपकी इस ब्लेसिंग से हम बहुत प्रेरित होकर तो आपने हमें मान लिया, जो संवेदना मेरे में जताई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी मौत को ना रोना, मेरी सोच को बचाना, मेरी मौत को ना रोना, मेरी सोच को बचाना, मेरे लहू के केसे को मिट्टी में मत मिलाना। यदि आप थोड़ा सा भी अपने समाज के साथ संवेदनशील हो, जितना भी रत्ती भर भी, एक टिंका भर भी अगर आप उसकी मदद करोगे, तो ये बहुत बड़ा परोपकार होगा हमारे समाज के लिए। डूबते को तिनके का सहारा जैसे बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करें, जो भी जहाँ मजदार में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, थोड़ा सा संवेदनशील होकर उसकी मदद करें, तो मैं समझता हूँ समाज बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन 10 लोग, जो स्वामी विवेकानंद जी चाहते हैं कि 10 लोग भी मुझे मिल जाए, पूरी दुनिया बदल दूंगा। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये महसूस होता है कि 10 क्या लाखों लोग हैं वो करना चाहते हैं, लाखों जगदीप हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उस माहौल को सिरजने के लिए बड़े लोगों का हाथ है, आप लोगों का आशीर्वाद होता है। अगर वो जीवन सही हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जितना कर पाए उतना ही सही, लेकिन करते रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ना झुका हूँ, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से।
आपको सिर उठा के जीने के लिए तैयार कर दूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब लाइव क्लास के लिए है और मैं काफी टाइम से इस बोर्ड से जुड़ा हूँ। दंतोपन केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर। और हमारे जो क्षेत्रीय निदेशालय की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के माननीय चेयरमैन साहब कर्नल प्रोफेसर एस.एन. सारंगदेव जी, जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय जगदीप सिंह जी साहब, जयंत कुमार द्विवेदी जी भारतीय मजदूर संघ से, डॉक्टर आर जटाना जो प्रबंधक है सरस डेयरी उदयपुर से, और सभी प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ आए और इस बोर्ड को इस कार्यक्रम सफल होने से धन्यवाद। और हमारा जो बोर्ड है, हम राजस्थान के अभी 14 जिलों में काम करते हैं, जिसमें आज संगठित मजदूर है। मेरा जो एनजीओ है, हम लोग एनजीओ से काम करते हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, आदिवासी जो ये हमारा उदयपुर क्षेत्र जो टीएसपी क्षेत्र है, तो यहाँ पे आदिवासी अचल ज्यादा है, हम उस पर भी काम करते हैं। बहुत सारे बंधु हम मजदूर काम करते हैं। और अभी हमने सर को भी, हमारे बीसी साहब को भी पता है और आरडी साहब को भी पता है, अभी हमने लॉकडाउन में उदयपुर में 15,000 से अधिक हमने ई श्रम कार्ड बनाए सर। और हमने 500 प्रधानमंत्री जो श्रम योगी पेंशन स्कीम है उसका हमने 500 रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि उसमें सर 500 रजिस्ट्रेशन करके उसमें एक अंशदान केंद्र सरकार देती है और एक अंशदान जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी देगा, तो उसमें बजट का जो उसमें वो। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना चालू हुई है, वो भी है। और राजस्थान में हमने 1 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड सबके बना दिए, जिसमें सत्ता ई श्रम कार्ड के द्वारा 2 लाख का इंश्योरेंस कर रही है। अगर किसी दुर्घटना हो गई, अगर एक्सीडेंट से दुर्घटना हो गई, सरकार उसके जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए देगा। और अगर उसके अलावा किसी से सामान्य मृत्यु होगी तो उसमें भी 2 लाख रुपए। और अगर वापस अभी लॉकडाउन लग गया, अगर कोई ऐसी परिस्थिति वापस महामारी कुछ हो, तो जो ई श्रम कार्ड जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीयन हुआ है, वो डायरेक्ट उसमें उसको सहायता दी जाएगी। अभी मुझे यहाँ का जो सरकार है, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन क्रियान्वयन ई श्रम कार्ड कमेटी उसका मेंबर भी बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी मानधन पेंशन स्कीम का भी मेंबर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का, और चाइल्ड लेबर कमेटी का मेंबर भी हूँ और इस बोर्ड से जुड़ा हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए बीना जी, 2 मिनट। साथियों, श्रम विभाग द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं द्वारा श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। उसमें अभी जो यहाँ पर है, अपन उसमें निर्माण श्रमिकों की बात करें, उसके लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलती है, जिसमें कि हम मजदूरों को छात्रवृत्ति, उनकी दुर्घटना मृत्यु में सहायता देते हैं जो 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक होती है। इसके अलावा प्रसूति सहायता भी दी जाती है, जिसमें किसी निर्माण श्रमिक के बच्चे को होने पर उनसे 20,000 21,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से विभिन्न तरह की ये सारी योजनाओं से आप समाज के जो मजदूर वर्ग है उससे जोड़ें। धन्यवाद। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वाइस चांसलर सर जयंत कुमार सर, जगदीप सिंह सर और आर जटाना सर। मेरा नाम डॉक्टर सीता गुर्जर है और मैं उदयपुर स्कूल सोशल वर्क में सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रही हूँ। और क्योंकि कल ही सर का लेटर मिला था कि राष्ट्रीय शिक्षा स्थापना दिवस उनकी संस्थान सेलिब्रेट कर रही है, तो मुझे भी बुलाया सभी और स्टूडेंट्स को भी हमें बुलाया है। मैं ये बताना चाहूँगी कि उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क का संबंध श्रमिक शिक्षा बोर्ड से काफ़ी गहरा है और काफ़ी समय से राजस्थान विद्यापीठ का जो जन शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से और उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क की जो स्टूडेंट है और जो टीम है उसके साथ में कई तरह के कार्यक्रम सर आपकी संस्थान के साथ में आयोजित किए गए थे। उस समय सत्य वाड़ीवाल सर थे और के यादव सर थे पिछले कुछ समय पहले। तो आपकी संस्था का सहयोग हमारे विद्यार्थियों को और हमारे स्कूल को बहुत मिला है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको फील्ड वर्क के लिए हम केंद्रीय शहरी शिक्षा बोर्ड के अंदर भेजते हैं और हर वर्ष आपकी जो टीम है उनका सहयोग और सानिध्य हमारे विद्यार्थियों को मिलता है और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स की स्किल्स और नॉलेज में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और आशा करूँगी कि सर ऐसे ही CBWE का सानिध्य और मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिलता है। और आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा। सुबह से हम सर को सुन रहे हैं, सर का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो बहुत अच्छी लगी हमको और आपने जो 3 बातें बताई वो हम जीवन भर याद रखेंगे। आपने कहा कि जीवन में हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम ये सुविधाएँ अर्जित नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों से ज़रूरी है रिलेशन, संबंध, क्योंकि संबंधों के बिना
है और व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। और मानसिक शांति के लिए संबंध एक माध्यम है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हो। संबंध हमारे अच्छे होंगे, वो हमें ऊर्जा देते हैं, मन को शांति देते हैं। तो ये संबंध स्वास्थ्य को भी परिपूर्ण करते हैं। और जो पैसा है, चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो या अच्छे पद पर काम करने वाले लोग हो, तो वहाँ तभी पहुँचते हैं जब उनके संबंध लोगों से अच्छे हैं। तो निश्चित रूप थैंक से यू हम थैंक यू। चलो लास्ट में एक बार ये बताइए कि आप एक रानी की तरह रही है ना, अभी खाना मेरे साथ खाइए। जय जय। देखिए, आप दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। और इनके जो निदेशक हैं जगदीश सिंह जी और उनकी पूरी टीम, ये समय समय पर हमारे इस रुद्रपुर अंचल में एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, श्रमिकों को संगठित कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक मिनिमम जो उनको एक साधन सुविधा मुहैया किए जाए, और स्पेशली उनको किस तरह से एक धीरे धीरे स्लोली उनको स्किल की तरफ बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको जो एक सामान्य अवेयरनेस होती है वो प्रोग्राम किए जाते हैं। और हमारा जनार्दन नागर राष्ट्रीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय बहुत ही, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और छत्तीस बोर्ड का मैं चेयरमैन भी हूँ भारत सरकार की तरफ से। तो मुझे भी बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे भारत की बात करते हैं तो वो चाहे श्रम की बात, तो श्रम एक ऐसी है। और हम, हमारा स्लोगन भी है कि श्रम में जयते, हमें अगर विजय प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है। हमारे अगर गीता की बात करें, योगो कर्म सुखो श्रम, तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं कि हम कहीं के हम जो हमारा एक कर्म है, कर्मा का जो कर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है, कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म के लिए हमें श्रम में घुसना पड़ता है। श्रम के माध्यम से ही इस संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, सारे सुख प्राप्त किए जाते हैं। मेरी भावना के साथ सबको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जगदीप सिंह, क्षेत्रीय निर्देशक प्रभावी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, भारत एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की उदयपुर क्षेत्रीय निर्देशालय से आज श्रमिक शिक्षा स्थापना दिवस मनाया। और साथ साथ हमने हिंदी दिवस को भी आयोजन किया, जिसमें हिंदी की महत्ता के बारे में, उसको कैसे हमारे आम जीवन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू कर आम बोलचाल को बढ़ावा देने के बारे में लोगों को इसके ऊपर उनको प्रेरित किया। तो जहाँ तक ये केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जो अभी उनका रीनेम, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड बनाया गया, ये 16 सितंबर 1958 से पूरे भारत में कार्य कर रहा है, जिसके 50 क्षेत्रीय निर्देशालय हैं। ये जो सोच थी उस टाइम, जो लेबर मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्हों के ये दिमाग की सोच में पैदा हुआ कि जो श्रमिक हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, सरकार की या अन्य जो उनके हकूक़ हैं उनके बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। तब ये बोर्ड का जो निर्माण किया गया, इसका आज जो हम 65 के बाद 66 स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरे भारत में इसको मनाया जा रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद था उस टाइम, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको यूनिट लेवल क्लासेज, जो वर्कर टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते थे, 3 माह के होते थे। उसके बाद फिर इसको 45 दिन का ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर प्रोग्राम किया गया। लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स जो 1 महीने का होता था, फिर उसको और 15 दिन का कर दिया। आज के समय में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ चला, और धीरे धीरे करते करते अब इसको अल्प अवधि प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जो 1 दिन का हम ग्रामीण में प्रोग्राम करते हैं या असंगठित मजदूरों के लिए। और आपको ये मालूम है कि पूरे भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूर हैं। उनके लिए, उन आवाम तक पहुंचने के लिए हमारा बोर्ड प्रयास करता रहता है, गाँव में भी जाता है। असंगठित मजदूर जो श्रमिक चौपाल के माध्यम से भी हम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाएं उनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं।
लेकिन मेन मकसद यही है कि हम उन मजदूरों को जो बिल्कुल अनजान हैं, अभिज्ञ हैं, जिनको सरकार की बहुत सारी योजनाओं का पता तक नहीं होता, जब हम गाँव में जाते हैं तो हम उनको ये सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो, या अभी जो नई जो स्कीम है विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में अभी हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जो सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के माध्यम से चलती है, या वीडियो के माध्यम से कई स्वरोजगार के प्रोग्राम हैं, या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास रहता है कि सभी जो भी विभाग हैं उनको एक मंच पे लाकर जो जिसके पास जो स्कीमें हैं वो अपने तरीके से उन वर्कर्स को बता पाएँ, उनको वो लाभ ले पाएँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे हमारे इस संस्था में अभी हम 2 ही अधिकारी हैं, मैं और मेरा एक साथी प्रवर्तकर जी हैं जो भी शिक्षा अधिकारी है। उसका भी प्रयास रहता है, हम कोशिश करते हैं कि पहले तो ये जो प्रोग्राम थे उदयपुर में ही ना होकर पूरे जहाँ जो 14 हमारे ज़िले हैं वो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में है, चाहे वो सुविधा स्पिनर लिमिटेड कंपनी है, जहाँ अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट है, जहाँ रावत ऑटो पावर प्लांट है, उनमें हम सब जगह वर्कर्स को उनकी जो अंदर एक प्रेरणा पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है और संघर्ष वही जीतता है जो लड़ता है। और बिना इसमें अपने आप को झोंके हुए हम कभी भी किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं करते। लेकिन हमारे जो ग्रामीण स्वयंसेवी वर्कर हैं वो हमें मदद करते हैं वहाँ तक पहुँचाने में। हम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाते हैं प्रोग्राम में, ताकि जो उनके साथ सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो निर्माण मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना हो, या उनकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन का मसला हो, या ई श्रम कार्ड का मसला हो, तो हम सभी प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कोशिशें हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और कोशिश करते हैं कि हर वर्कर को जो सरकार का जो असल बेनिफिट है उसको वो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है, मजदूर भी निराश रहता है कि कभी कभी वो उनको बेचारे को जानकारी का आभास ना होने की वजह से सही दिशा नहीं पता चलती, सही मार्ग नहीं पता चलता, तो दिक्कतें तो हैं। लेकिन फिर भी हमारा जहाँ तक मेरा अभी मैं 5 मई को यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन मैं प्रयास किया है, बहुत सारे लोगों से संपर्क साधा है। देखिए आज बहुत ही छोटे अंतराल के बीच में ही हमने आज श्रमिक शिक्षा दिवस मनाया है, जो कि कल ही हमें आदेश मिला कि एक थोड़ा सवाल था कि अभी कौन कौन से राज्य में आपने सेवाएं प्रदान की? मैं अभी पहले मैं 26 साल पंजाब में रहा हूँ। यहाँ मैं पूरे पंजाब में जाता था, बठिंडा, संगरूर, अमृतसर, सभी ज़िले मैंने कवर किए थे। राज्य कौन कौन से में? खाली पंजाब और राजस्थान? नहीं, उसके बाद मैंने 3 साल हिमाचल में प्रोग्राम किए हैं। 3 साल वहाँ मेरा कार्यकाल रहा है। वहाँ भी मैंने जहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँच सकता मैं वहाँ तक थोड़ी तुलना करें, हम राज्यों की तुलना करें, किस राज्यों में आपको लगा कि यहाँ काम करने की जरूरत है और यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ गवर्नमेंट को प्रावधान अलग बनाने चाहिए, आपको कहाँ लगा कि यहाँ ज़्यादा काम करने की जरूरत है? जो राज्य हैं थोड़ा पंजाब के लिहाज से जो परिस्थितियाँ हैं मजदूरों की या उनके हालात की वो अलग है। पंजाब एक समृद्ध खेती प्रधान राज्य है, उसमें वर्कर्स को या उनकी समस्याएं थोड़ी अलग हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा जो लोग हैं, अनपढ़ता है, थोड़ा सा रूढ़िवादी लोग हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जहाँ ज़्यादा उनको वो अपने जो अंधविश्वास के शिकार जैसी जो सामाजिक बुराइयाँ उसमें वो ग्रस्त रहते हैं। लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, जैसे जो बाल विवाह की बात है, बच्चों का यहाँ जल्दी विवाह करने की बात है, जहाँ अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ उसकी बात अगर हम करते हैं तो नेचुरली मुझे तो खुशी होती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा काम है मैं लोगों को खुशी से अपनी सेवाएं देता हूँ।
ताकि लोगों में एक जज्बा पैदा हो, एक जुनून पैदा हो कि वो भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी अपने देहात से अपना जो एक बिल्कुल ऐसे गांव से मैं जन्मा हूँ जहाँ छोटा 5 तक का स्कूल था, फिर मैं हाई स्कूल मलौद से किया, फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी गया। लेकिन ये जो मेरा पीरियड था, मैंने बहुत अनुभव किया है कि लोगों में यदि कुछ करने की तमन्ना है तो उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। तो मैं हिंदुस्तान का सबसे छोटा अधिकारी था, 25 साल 3 दिन में अफसर बन गया था। तो मुझे तो भगवान की जो ब्लेसिंग इतनी मिले हैं, लेकिन मैंने काम को बड़ी निष्ठा से किया। अगर नहीं होता तो मैं, चाहे मेरा कोई भी अधिकारी हो, मैं बोल देता था कि सर इसमें ये दिक्कतें हो सकती हैं, अगर आप मेरी को मदद करोगे तो मैं इसको भी करने में अपनी योगदान दे सकता हूँ। 14 जिलों में क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं काम में, और कितना काम करना है, और आप क्या अपेक्षाएं करते हैं आपके विभाग से? देखिए, यहाँ तक अपेक्षाओं की बातें, अभी सरकार के जो एजेंडा है वो बदलते रहते हैं। पहले क्या था, हम बहुत सारे प्रोग्राम 2 दिन के 4 दिन के करते थे, और समय की परिस्थिति के मुताबिक अभी इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स है जो असंगठित क्षेत्र 30 करोड़ वर्ग तक ये जो संस्था 50 सेक्टरों के माध्यम से पहुंच पाएगी, ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, हमारे और लिंक जोड़ते हैं। जहाँ जहाँ हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जहाँ हमारे स्वयं सेवक हैं, उनको सबको करके वर्कर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अभी चाहते हैं, हम तो गुजारिश भी करते हैं अपने अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से, कि भी ठीक है, जो परिस्थितियां हैं उनको अगर बदलना चाहते हो तो श्रमिक शिक्षा एक ऐसा मंच है जो सभी विभागों को एकत्रित करके मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने में बहुत एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है, लिंक का काम कर सकता है। और आते भी हैं, जैसे जज साहब आए मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में, हमारे कुलदीप शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत की है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, है ना, हमारे रीजनल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, है ना, तो उन का भी सहयोग है। अभी जैसे अभी बीएमएस के बहुत सारे कार्यकर्ता अभी मेरे से मेरे छोटे से निमंत्रण पे आए हैं, तो मुझे खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि होकर जितना भी मेरा कार्यकाल है, मैं बढ़िया इस आज स्थापना दिवस भी है, तो आपने काफ़ी यहाँ मजदूरों की कंडीशन को देखा है उदयपुर में, जनजाति में आप स्वयं जाके मिले। आप महिलाओं की स्थिति की बताइए, मजदूर महिलाओं की स्थिति बोलने लायक भी है नहीं। एक बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो महिलाएं हैं वो देहात में जब भी मैं जाता हूँ ना, तो एक जो उनका जो लिबास है, जो उनका जो पहरावा है, क्योंकि ये जो पर्दा प्रथा है, इसको थोड़ा सा हटाने की जरूरत है। अब वो जो घूंघट की ओर से ना गाना है, उसको उतारने की जरूरत है, क्योंकि नारी शक्ति की बात करते हैं। नारी को एक फ्रंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस परिवार में, जिस समाज में नारी सम्मान नहीं होता है, वहाँ राष्ट्र कभी तरक्की नहीं करता। तो हमारी कोशिश रहती है, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम फॉर वुमेन्स के लिए करते हैं। जो वायलेंस, जो घरेलू हिंसा कानून है उसकी बात करते हैं, इक्वल रिन्यूमरेशन की बात करें, जहाँ बराबर तनख्वाह का कानून है, जहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिसमें महिलाओं को जो प्रसूति छुट्टियां हैं उसकी बात हम उनको बताते हैं। तो इसका मकसद यही है कि जब तक महिला शक्ति आगे बढ़ेगी तो निस्संदेह हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जब दोनों काम करते तो बच्चों की ये थोड़ी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा सा संयम लाने के लिए मैं जो अपने निजी एक्सपीरियंस हो तो यही कहता हूँ कि एक कम से कम परिवार में एक ही काम करे तो दूसरा अपने बच्चों को पूरा 100% दे, जिससे एक बच्चा होनहार हो, अपने जिम्मेदारी को समझे, एक अच्छा नागरिक बने, राष्ट्र का एक अच्छा होनहार व्यक्तित्व बने, जिससे वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। मैं तो अपनी निजी ज़िंदगी से यही महसूस किया है, क्योंकि मैं काम करता था, मेरी पत्नी मेरे परिवार को, बच्चों को अच्छे तरीके से वो मेंटेन करती थी। मेरा सवाल ये था कि महिलाओं की स्थिति कैसी है यहाँ, श्रमिक महिलाओं की स्थिति कैसी है? देखिए, जहाँ तक स्थिति की बात है, बहुत कुछ करना बाकी है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत माड़ी है, ये भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, कहते हैं किसी राज्य में लोगों को बदलने के लिए टाइम तो लगता है, और आज बदलाव का अगर कोई भी राज्य सरकार हो, जैसे अभी यहाँ बहुत सारी सरकारें चाहती हैं कि
इन लोगों की जो महिलाओं की खासकर स्थिति है उसको बदला जाए। आज बोर्ड का स्थापना दिवस से क्या लेके आएंगे इस बार मेवाड़ के लिए, खासकर उदयपुर के लिए? आप क्या अपेक्षा करते हैं बोर्ड से? देखिए, मेरा तो रोम रोम अपने जो श्रमिकों के लिए है। मैं तो उनके लिए जितना मेरे पूरा रोम रोम उनकी सेवा में मैं तो रहता हूँ। मैं तो हर व्यक्ति उसके साथ कभी भेदभाव नहीं करता, उनको गले लगाकर उनसे बात करता हूँ, उन तक पहुँचने, उनके दिल तक उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं कार्यरत। मैं जितने भी मेरे अधिकारी मेरे मंच पे आते हैं, मैं सबको खुद उनके बिहाफ पे हाथ जोड़ता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई इनको अगर हम चाहते हैं, बड़े लोग अपने थोड़ा सा विचारों में इनके प्रति संवेदनशीलता लाएंगे तो समाज बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक वर्कर अपनी, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी एग्जाम्पलें देखी हैं, एक मजदूर कैसे एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उनके बारे में भी मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं एक आम मध्य वर्ग से परिवार से होकर आज इस पूरे राज्य में 14 जिलों में सेवाएं देता हूँ। पहले मैं हिमाचल प्रदेश में एज ए क्षेत्रीय निर्देशक प्रभारी रहा, वहाँ भी मैंने बहुत काम किया। तो सभी लोगों का साथ मुझे बहुत मिलता है, जो वो मेरे को सहयोग देते हैं कि हम उन वर्कर तक पहुँचते हैं जहाँ उनको असल में ये शिक्षा की जरूरत है। तो आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि चाहे वो प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचूँ, चाहे मैं NGO के माध्यम से पहुँचूँ, जहाँ बहुत सारी जैसे ट्रेड यूनियन है उनके माध्यम से पहुँचूँ, भारतीय मजदूर संघ है, इंटक है, एटेक है, या अन्य और HMS है, इन सबके माध्यम से मैं सबके साथ अच्छा रास्ता मेरा हो चुका है। अभी मैंने सबके साथ अपना लैंडिंग बना लिया है और बहुत सारे जो जॉइंट लेबर कमीशन उनसे भी मेरा रास्ता हो चुका है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे आप इस बात को, इस स्थापना दिवस में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि यदि मैं जितना भी यहाँ समय दे पाया, वर्कर्स को उनकी जो बनते हुए हक है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने में जो सरकारी प्रावधान है उनको वहाँ तक कराने में पूरी मदद करूँगा। आज मैं इसी स्थापना दिवस पे जो हम बनाया है, बड़ी खुशी है कि पूरे श्रमिक वर्ग को मैं आज इस श्रमिक शिक्षा दिवस पे शुभकामनाएँ भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ प्रेस का, बाकी सारी NGO का, जो भी जथेबंदियाँ आई हैं, जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और यही कामना है कि हमारा जो राष्ट्र है वो अगड़ा बने, सर्वप्रथम हो, तो पूरी दुनिया में हमारा डंका विश्व गुरु बने। लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ वंस अगेन मैं आज के इस वर्कर एजुकेशन उद्देश्य के सारे पूरे भारतवासी के मजदूर वर्ग को शुभकामनाएं। क्या आज आपको ये सुझाव भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय को भिजवाने वाले हैं? देखिए, हम अपने जो एक रीजनल एडवाइजरी कमेटी है, जिसके अभी आपने देखा हमारे जो रीजनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन आए थे एक्टर सारंग देवोत जी, उनको भी मैंने कहा है कि जो हम वर्कर की स्थिति है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनमें हम कैसे संयम बिठाकर, उनमें कैसे तालमेल बिठाकर कुछ कार्यक्रम जो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं। तो मीटिंगें अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, अभी मैं एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग भी करने वाला हूँ, जो हमारी रीजनल एडवाइजरी कमेटी है, उसकी मीटिंग करने पे तो लक्ष्य जो अभी नए टारगेट, नए मार्गदर्शन हमारे डायरेक्टर साहबान ने भेजे हैं, उसको भी हम उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक जो संभव हो सका तो आप निस्संदेह आपको बताने में मुझे खुशी होगी, और आपको बुलाएंगे कि हमने ये किया है और ये करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारा जो काम हम करते हैं समाज तक जाए, लोगों को पता चले कि ये जो दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड है, वो कैसे मजदूरों की शिक्षा में उनके हक हकूक़ के लिए काम करता है। तो इसी आशा के साथ आज फिर, क्योंकि हिंदी दिवस भी है, हिंदी को हम पूरे भारत में एक मातृभाषा के रूप में अपनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं पंजाबी हूँ, फिर भी मैंने हिंदी पढ़ी, 10वीं तक पढ़ी, और हिंदी के में मैं काम करता हूँ, कई बार हिंदी में लिखना शुरू करा है। लेकिन ये प्रयास है भारत सरकार के, हम उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। एक गज़ल के माध्यम से रखिए इस बात को, है गज़ल या नज़म जो भी आप रख सकते हैं, एक छोटी सी बात जनता तक दिल के अंदर जाए। तो जहाँ तक आप कोई वाक्यों की बात करना चाहते हैं, तो मैं चंद लाइनें जो
कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से बोल देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरे भारतवासी हिंदी की इन पंक्तियों को थोड़ा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। कहना चाहता हूँ, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों भरी है, वक्त को मरहम बनने दो। हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीने दो। धन्यवाद। हिंदी के शुभ अवसर